नमस्कार दोस्तों। जंग के मोर्चे पर अगले 36 घंटे बाद क्या होने वाला है? यह सवाल तब पैदा हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब से 12 घंटे पहले, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक अल्टीमेटम दिया ईरान को और कहा इस वक्त से 48 घंटे के भीतर अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला होगा और उसे हम पूरी तरह से तबाह कर देंगे और शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। ये ऑन द रिकॉर्ड अल्टीमेटम अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को दिया। जवाब ईरान से आया। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा कि अगर दुश्मनों ने ईरान के एनर्जी और ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया, तेल ऊर्जा केंद्रों पर हमला किया, तो पूरे रीजन में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सभी एनर्जी, आईटी और डिसैलिनेशन के ढांचे को निशाना बनाया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। तो इसी से सवाल कि ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद 36 घंटे बाद पूरी होने जा रही है। इस बीच खबरें आप देख चुके होंगे कि ईरान ने किस तरह से इजराइल में जो उनके न्यूक ठिकाने वहां तक मिसाइलें दागी है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, काफी तबाही हुई है। पूरी दुनिया में हंगामा है कि ईरान की मिसाइल की जद में इजराइल की सेफेस्ट न्यूक सिटी आ गई है, जहां एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे इंतजाम हैं सुरक्षा के। उन इंतजामों को भेद कर ईरानी मिसाइलें वहां गिरी हैं। तो अब दुनिया की नजर है कि ट्रंप साहब अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने के बाद क्या करेंगे। और ट्रंप अगर, जैसा कि उन्होंने कहा कि ईरान के पावर प्लांट्स पर, एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट पर तबाह करने वाले हमले करेंगे, तो क्या ईरान चुप बैठेगा? और क्या हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत या संकट में फंसने वाले तो नहीं? हम मतलब मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं जिसका जवाब तलाशने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, बॉबी नकवी साहब, जो गल्फ न्यूज के एडिटर रहे, 25 साल तक दुबई में रहे, इन दिनों अभी लखनऊ में है। तो मैंने सोचा जरा उनसे बात की जाए। बॉबी नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ट्रंप का अल्टीमेटम, 48 घंटे की मियाद जो ट्रंप ने तय की थी, अब से 36 घंटे बाद पूरी हो जाएगी। ईरान का जवाब कि अगर ट्रंप ने हमारे पावर प्लांट्स पर, एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया तो हम अमेरिका और इजराइल के एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करेंगे। और साथ में तेहरान टाइम्स और प्रेस टीवी की तरफ से एक सूचना आई है, ग्राफिकल सूचना जो मेरे हाथ में है, जिसमें वेस्ट एशिया के 1 दर्जन देशों के नाम है, सऊदी अरब से लेकर यूएई तक, और सब जगह की लिस्ट दे दी गई है कि यहां पर कैसे अंधेरा छा जाएगा, से गुड बाय टू इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या देखते हैं आप 36-48 घंटे बाद, बॉबी नकवी साहब? जी अजीत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। देखिए, जब मैंने ये पहली बार ये पढ़ा था, इनकी जो धमकी, इनकी वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप की सुनी थी और डिटेल में पढ़ी भी थी, तो शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा कि ये इनके, चूंकि हम लोग सब जानते हैं कि ये कितने बड़बोले हैं और इस तरह की धमकियां देते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा है, सुबह ये कुछ और कहते हैं, दोपहर में कुछ और कहते हैं और शाम को बिल्कुल पलट जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो इन्होंने कल जो एक अपने प्लेटफॉर्म पे मैसेज पोस्ट किया था, उसमें कहा था कि हम वो इस वॉर को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए सोच रहे हैं। अब आज जो है, आज उसका बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। ये इनका जो बयान आया है वो कल रात की ईरान की जो भारी बमबारी हुई है डिमोना में, उस शहर में जहां पे ईरान की इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी है, यानी एक इलीगल न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो वहां पे लोकेटेड है। और एक दूसरा शहर है अरद, वो वहां पे भी बमबारी हुई है। उसके बाद ये इन्होंने बयान दिया है कि 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ने अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया, यानी ईरान ने उस पे से वहां से जहाज नहीं जाने दिया, तो हम ईरान के सारे पावर प्लांट उड़ा देंगे। थोड़ी देर के लिए देखिए, थोड़ी देर के लिए क्या अजीत जी, मैं तो इसको बड़ी सीरियसली लूंगा, इस धमकी को।
उसकी वजह यह है कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनके कमांड में दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, उनके पास सबसे बड़ी ताकतवर एयरफोर्स है और सबसे बड़ी मिलिट्री है, और बमों का मिसाइलों की कोई शॉर्टेज नहीं है उनके पास, तो कर तो कुछ भी सकते हैं। और वो डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग है जो वो आधे सन की हैं। बहरहाल अब इसका हम तो पूरे असर सन की मानते हैं वैसे बॉबी साहब। पूरी दुनिया अब अमेरिका में भी बहुत तमाम ऐसे सीनेटर्स हैं, रेस्पॉन्सिबल लोग जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वो भी उनको लुनेटिक, पहले फेनेटिक बोला जाता था, अब लुनेटिक बोला जा रहा है, तो पूरी दुनिया में बोला जा रहा है। जी बिल्कुल। वहीं इस धमकी की जवाब में ईरान का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पावर प्लांट्स पे हमला होता है तो हम आधे घंटे के अंदर पूरे गल्फ रीजन को, यानी ये जो 6 कंट्रीज है, उसको वहां पे अंधेरा कर देंगे, वहां की पावर फैसिलिटीज को हम उड़ा देंगे। अब सवाल ये है कि क्या हमको ईरान की भी धमकी को सीरियसली लेना चाहिए? तो मुझे लगता है कि हमें लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बार अभी 48-72 घंटे पहले ये काम करके दिखाया है। जब ईरान की गैस फील्ड पे इजराइल का हमला हुआ था, उसके बाद बाकायदा उन्होंने एक लिस्ट निकाली कि ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तेल की फैसिलिटीज और गैस की फैसिलिटीज को हम उड़ाने जा रहे हैं, आप खाली कर दीजिए। और वही उन्होंने किया। तो मैं, अजीत जी, दोनों की जो धमकियां हैं मैं उनको बहुत सीरियसली लेता हूं, और इसको मैं मानता हूं कि एक बहुत ही मेजर एस्केलेशन पॉइंट है इसमें। ये एक मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट से पहली बात को अगर डोनाल्ड ट्रंप की साहब बात मानी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यूनाइटेड नेशंस में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उनको यूएन के जो लॉज हैं या दूसरे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जेनेवा के लॉज हैं, हेग कन्वेंशन से, उनको फॉलो करना चाहिए। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जंग में भी आप, यूएन के भी लॉज कहते हैं और दूसरे लॉज भी कहते हैं कि जंग में भी आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ड्यूअल यूज के लिए होता है, मतलब ये कि मिलिट्री भी उससे बिजली लेती है और सिविलियन पॉपुलेशन की सर्वाइवल के लिए बिजली और पानी एसेंशियल कमोडिटी माने गए हैं। तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप, नंबर 1, आप हमला नहीं कर सकते और हमला करने की धमकी भी नहीं दे सकते। दोनों को वॉर क्राइम माना गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडवाइजर्स को यह बात बखूबी मालूम है कि ऐसी धमकी भी देना एक वॉर क्राइम है। अब ये माफ करिए, बीच में काउंटर सवाल है कि फिर ये बात तो ईरान पर भी लागू होनी चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आप जाम कर देते हैं, जहाजों पर अटैक करते हैं, तेल टैंकर्स पर अटैक करते हैं, और दुनिया में डीजल की, कच्चे तेल की कीमत 20% प्रति डॉलर बढ़ जाती है, या गैस की किल्लत होती है, और आने वाले समय के खतरे का अंदेशा होता है, और आप बार बार आप कहते हैं कि हम अमेरिका, इजराइल और कुछ देशों को किसी सूरत में नहीं जाने देंगे, और वहां एक तरह से ट्रैफिक जाम की स्थिति है, तो भाई ये बात तो ईरान पर भी लागू होती है। बिल्कुल लागू होती है। देखिए, यहाँ पे खास बात यह है कि जो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो 22 से 44 मील का जो चौड़ा है, उसमें जो सबसे जो डीप चैनल, यानी गहरा जो चैनल है, 2 चैनल्स हैं, एक आने और एक जाने, दोनों के लिए 2-2 किलोमीटर के चौड़े हैं। और ये दोनों जो गहरे चैनल हैं वो ईरान की टेरिटोरियल वाटर्स में आते हैं। यानी वो 12 मील का जो ईरान अपना क्लेम करता है कि हमारा टेरिटोरियल वाटर है, ये डीपेस्ट चैनल उसी में आते हैं। तो इसको लेके वो क्लेम करते हैं कि हम इसके ऊपर एक इंटरनेशनल ब्लॉकेड लगा सकते हैं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आएगा और कौन जाएगा। बहरहाल ये भी कंटेस्ट किया जा सकता है कि आप इंटरनेशनल ऑयल के ट्रैफिक को, जो एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं क्या? बहरहाल ये तो सब बात की बातें हैं। अभी अगर हम इस खतरे की बात करें, जो खतरा डोनाल्ड ट्रंप साहब की धमकी के बाद जो खतरा रहा है कि वो पावर प्लांट पे हमला करेंगे, देखिए इस रीजन में, ये एक बड़ा छोटा सा रीजन है, ये पूरा जो पर्शियन गल्फ का रीजन है, इसमें 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। एक पर्शियन गल्फ के ईरान की तरफ जो बुशेर है,
और दूसरा पावर प्लांट जो है वो अबू धाबी में है, बराका। ये बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं। बराका जो अबू धाबी का, जो यूएई का जो है वो 5000 से ज्यादा मेगावाट बिजली पैदा करता है। और इस रीजन में कई ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो गैस और उस पर चलते हैं। अब अगर खाली ये बिजली इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए अगर ये पावर प्लांट पे हमला होता है तो इससे इनके डीसैल कैपेसिटी भी, यानी नमकीन पानी को मीठा बनाने के लिए जो डीसैल प्लांट्स हैं, डीसैलिनेशन प्लांट्स, उस पर भी असर पड़ेगा, वो भी बंद हो जाएंगे। अब इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि देखिए गल्फ की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये 6 कंट्रीज जो हैं, यहाँ 6 की 6 कंट्रीज में पीने के पानी के लिए डिपेंडेंस डीसैल वाटर पे करीब करीब 80 से 90% है। यानी मीठा पीने का पानी का स्रोत कोई और नहीं है। अब अगर कोई किसी शहर का, मान लीजिए अगर डीसैल प्लांट किसी वजह से बंद हो जाता है, या मिसाइल अटैक से या पावर प्लांट के बंद होने से बंद हो जाता है, तो उसके बाद क्या असर पड़ेगा? उसके बाद अजीत जी ये असर पड़ेगा कि वो कुछ घंटों में उस शहर को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। यानी 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख की आबादी वाले शहर को आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा, और इसकी वजह से मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन होगा। ये चीज मान लीजिए कि पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। सबसे पहले आपके अगर डीसैल प्लांट की सप्लाई अगर रुकती है तो सबसे पहले बिल्डिंग के जो ओवरहेड टैंक्स हैं वहां पानी खत्म होगा, और धीरे धीरे करके फिर वो पानी, पीने का पानी भी खत्म होने लगेगा। पानी, पीने का पानी का हालांकि स्टॉक काफी रहता है, वेयर हाउसेज में ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स रहती हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ घंटों के लिए ही होती हैं, आपको एक कांस्टेंट सप्लाई करनी पड़ती है। बहुत कम ऐसे नेचुरल एक्वाफायर्स हैं, जैसे यूएई में एक है या कुछ ओमान में कुछ है। बाकी ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, खास तौर पे से कुवैत, कतर और बहरीन। बहरीन तो एक आइलैंड है, कतर भी एक तरीके से आइलैंड ही समझिए, उसका एक पतला सा लैंड लिंक है सऊदी अरेबिया से। इनके पास पीने के पानी का भी कोई स्रोत नहीं है सिवाय डीसैल प्लांट्स के। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की फौज और इजराइल की फौजें ईरान के पावर प्लांट्स पे हमला करती हैं, और उसके रिटेलिएशन में ईरान अगर पावर प्लांट पे अटैक करता है या डीसैल प्लांट करता है, तो ये समझिए कि इस रीजन में वो तबाही होगी जिसको संभाला नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है बॉबी, हाँ सॉरी, बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना मेजर एस्केलेशन हो जाएगा कि दिस विल ऑटोमेटिकली लीड टू मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन को हटाना पड़ेगा, लोगों को हटाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है वहां पे पानी का दूसरा कोई अरेंजमेंट। देखिए एक बार अगर डीसैल प्लांट कोई डैमेज हो गया तो उसको दोबारा रीबिल्ड करने में सालों लग जाते हैं, सालों लग जाएंगे, वो आसान। अब एक सवाल मैं वापस लौटता हूं वहीं पे, आपकी बात समझा वहीं पे कि बीते 20 दिनों से लगातार 3 तारीख से 2 तारीख से ट्रंप तरह तरह की धमकियां देते रहे। कई बार उन्होंने कहा वार खत्म हो गई, जंग हमने जीत ली, अब कोई टारगेट बचा नहीं, अब सब फिनिश हो गया, और नेवी खत्म, आर्मी खत्म, एयरफोर्स खत्म। तो ये तो हर रोज ट्रंप बोलते रहे ईरान को लेकर। लेकिन अब जो उन्होंने, और इसलिए हम सब लोग बड़बोला भी, और कभी कुछ बोल रहे कभी कुछ बोल रहे, हम सब लोग मानते हैं कि वो कुछ भी बकवास कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर ट्रंप ने अभी से 12 घंटे पहले अगर ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जो मियाद 36 घंटे बाद पूरी हो जाएगी जब ये दर्शक वीडियो देखेंगे, तो फिर ट्रंप को या तो एक्शन लेना पड़ेगा और या बताना पड़ेगा कि ये आपने क्यों लिखा, और या फिर मान लें कि फिर वो 48 घंटे के बाद कुछ नहीं करेंगे। तो फिर अब क्योंकि पहली बार आपने किसी चीज की टाइमलाइन दी है, मियाद तय की है, जेनरिक स्टेटमेंट देना दूसरा, तो क्या आपको ऐसा खतरा दिखता है
कि ये थ्रेट वाकई है, वाकई ट्रंप ऐसी हिम्मत कर सकते हैं कि वहां के पावर प्लांट्स पर अटैक करें जिसमें ईरान में पूरा अंधेरा हो जाए, तब भी तबाही होती है। सर, पावर प्लांट्स पे अटैक पे हॉस्पिटल बंद हो सकता है, जितनी इमरजेंसी सर्विसेज है वो बंद हो सकती है, जो नागरिकों के लिए जरूरी तमाम तरह की सुविधाएं हैं सारी बंद हो सकती है, क्योंकि अंधेरे में लालटेन जला के, इन्वर्टर जला के, जनरेटर जला के आप 24 घंटे, 48 घंटे या 5 दिन नहीं चल सकते। यहां तो पता नहीं, जैसे आपने कहा ना डीजल प्लांट को बनाने में लगेंगे कई साल, वैसे पावर प्लांट जहां तबाह कर देंगे अगर, तो पावर प्लांट को बनाने में भी 10 साल लगते हैं। तो क्या ये ट्रंप कर सकते हैं, या मान लें कि सन की आदमी ये भी कर सकता है? देखिए, जो मिलिट्री का जो एक प्रिंसिपल होता है, वो एक कॉन्सेप्ट, एक जो चीज डॉक्ट्राइन होती है, एस्केलेशन मैट्रिक्स। एस्केलेशन लैडर पे आप चढ़ते हैं अपने एक्शन से और अपने शब्दों से, अपने वर्ड से। मगर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, और इवन जो पीट हेग्सेथ हैं, जो इनके डिफेंस वॉर सेक्रेटरी हैं, उनको भी सुना है कि एस्केलेशन मैट्रिक्स में वो अपने शब्दों से तो बहुत ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल एक्शन जो होता है वो उससे थोड़ा धीमे होता है। इसके कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आपको। एक एग्जाम्पल ये भी दे सकता हूं कि ये भी हो सकता है कि पहले वो बोलते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम एस्कॉर्ट करेंगे, वहां पे जहाज जो है पानी तेल के जहाज को एस्कॉर्ट करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाए, नेवी ने साफ मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर कई ऐसी चीजें, कहीं कहीं नहीं, ऐसी दो बार बॉबी नकवी साहब, एक बार ट्रंप ने और 48 घंटे बाद पीट हेग्सेथ ने, दोनों ने बयान ऐसा दिया कि आज का जो अटैक होगा वो डेसिमेटिंग होगा, ईरान के लिए बहुत जबरदस्त अटैक होगा, भयानक होगा। बहुत जगह लोग कहने लगे कयामत की रात होगी, लेकिन पता चला तेल रिफाइनरी पर आपने अटैक कर दिया। रात भर हम लोग जगे रहे कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये सही कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े दावे करते, अगले दिन पता चलता है कि हाँ कुछ बॉम्बिंग कर दी उन्होंने, जिसमें स्कूल पर भी बॉम्बिंग हो गई। जी जी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन यहां मैं इसलिए स्पेसिफिक कर रहा हूं क्योंकि यहां इन्होंने एक 48 घंटे का टाइमलाइन दिया। या तो इसको डराने की तरह मान रहे हैं कि चलो हर तरह की धमकी होते, एक अल्टीमेटम दे देते लास्ट, जैसे होता है ना, 2 थप्पड़ मारेंगे मारेंगे, अब मार देंगे, लो। तो ऐसा कुछ करते हुए यहां तक करें कि लगता है कि ईरान मान जाए। लेकिन काउंटर सवाल है, ईरान मानता हुआ दिख रहा है क्या? गुंजाइश दिख रही है कि इस अल्टीमेटम से ईरान पीछे हटे? तो बयान सामने है, उससे तो लग नहीं रहा। भाई, इसी एस्केलेशन मैट्रिक्स पे अगर दोनों कंट्रीज को, दोनों साइड्स की अगर क्रेडिबिलिटी को अगर आप कंपेयर करें, तो मुझे ईरान के जो थ्रेट्स हैं वो ज्यादा क्रेडिबल नजर आते हैं इनके डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले, क्योंकि ईरान जो कहता है वो कर देता है, ये जो कहते हैं वो कर नहीं पाते। अभी वेस्ट अमेरिकन मीडिया ने ही जो पीट हेग्सेथ बताते थे कि साहब हमने इतने बम मार दिए और इतने ज्यादा वो कर दिए, कुछ लोगों ने, मीडिया ने डेटा कंपाइल किया और ये पाया कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ स्ट्राइक्स हैं या एक्चुअल नंबर ऑफ मिसाइल जो वो फेंक रहे हैं वो काफी कम है जो ये बताते हैं। 8,000 टारगेट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, या 9,000 समथिंग। जी हाँ, बहरहाल, बट ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सीरियस बात क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे। ईरान ने कहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर हम पावर और वाटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को गल्फ के उड़ा देंगे। बात यहाँ पे ये है, और इसका इम्पैक्ट जैसा मैंने बताया कि बहुत सीरियस होगा, बहुत कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस रीजन के लिए। ये रीजन कम से कम जो है 20-30 साल पीछे चला जाएगा। जी। अब एक सवाल उठता है, देखते हैं, इसलिए मैंने टॉप बैंड पे लिखा है कि 36 घंटे बाद क्या होने वाला है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल के जो न्यूक फैसिलिटी वाली सिटी है उसके आसपास 8-10 किलोमीटर तक ईरान की मिसाइलें पहुंची है, और वहां काफी नुकसान भी हुआ, डिमोना और अरागना में, शायद 2 शहरों में। तो सवाल उठता है कि इसका भी कोई गंभीर रिटेलिएशन हो सकता है, और किसी तरह के आप न्यूक्लियर वार की सिचुएशन सनक में ऐसी भी आ सकती है क्या? देखिए, ये जो ईरान ने कल रात को जो डिमोना के ऊपर हमला किया, डिमोना में इजराइल की अनडिक्लेयर्ड एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसको ये रिसर्च सेंटर कहते हैं। कुछ लोग
कुछ ग्लोबल एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स ये कहते हैं कि इजराइल ने करीब 100 से 200 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स यहाँ रखे हुए हैं, उनकी बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज हैं और उनके जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो सब तैयार रखे हैं। यानी इजराइल के पास, इजराइल ने अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं किया, इजराइल किसी भी न्यूक्लियर ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई इंटरनेशनल ओवरसाइट नहीं है। ये एक बात। ईरान ने जो हमला किया है वो इजराइल ने जब ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला किया था उसके रिटेलिएशन में किया, ऐसा ईरान का कहना है। हाँ, कि नातांज में किया। हाँ। लेकिन वो हमला डीमोन, वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है डीमोन यानी इजराइल में, वहां से 13 किलोमीटर दूर किया है, वहां पे नहीं किया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक धमकी है कि अगर हम डीमोन के फैसिलिटी के 13 किलोमीटर दूर तक मार सकते हैं तो वहां पे भी मार सकते हैं, और वहां पे मारने का मतलब यह है कि मैसिव न्यूक्लियर डिजास्टर। देखिए डिमोना में जो रात को जो अटैक हुआ है उसके बाद IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका स्टेटमेंट आया कि वहां पे कोई ऐसे अभी रेडिएशन नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो ईरान ने एक सिर्फ धमकी दी है, इशारतन बताया है कि हम वहां पे मार सकते हैं। इजराइल और अमेरिका तो बाकायदा जो इनकी फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उस पे कई बार बमबारी कर चुका है। पिछले साल तो वो B-2 बॉम्बर से भी किया था, ठीक है। उसके बाद पूरा असेसमेंट हुआ है, फॉर्चुनेटली कोई न्यूक्लियर रेडिएशन की लीक नहीं हुआ। लेकिन देखिए खतरा तो बरकरार है, यहाँ खतरा इतना ज्यादा है कि ईरान एक, देखिए इजराइल एक वाहिद एक ऐसी कंट्री है जैसा मैंने बताया जिसके ऊपर इंटरनेशनल ओवरसाइट नहीं है, और इजराइल एक वाहिद ऐसी कंट्री है जो जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। यानी वो क्या है कि एक न्यूक्लियर पावर वो दूसरे न्यूक्लियर पावर को बैलेंस करके चलती कि अगर आपने हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला किया तो हम आपके ऊपर करेंगे। लेकिन इजराइल एक वाहिद ऐसी कंट्री है कि अगर उसको नॉन न्यूक्लियर हमलों से भी खतरा हुआ तो वो उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हाँ, क्योंकि ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, अनडिस्क्लोज्ड है सब कुछ उसका। जी, इनके पास जो एक वो इनकी डॉक्ट्राइन है, साइमन ऑप्शन करके है, वो उसके हिसाब से अगर उनको लगा कि इजराइल के ऊपर कन्वेंशनल वेपन से भी खतरा बहुत ज्यादा है तो वो न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो इजराइल के पागलपन की तो कोई लिमिट नहीं है, मुझे जो समझ में आती है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब इस तरह की धमकियां देके, इस तरह का अल्टीमेटम देके इस पागलपन को और बढ़ा रहे हैं। ये रीजन जो पूरा एक आग में जो धधक रहा है, इस आग की वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक क्राइसिस हो गया है। पूरे रीजन में लाखों बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इफेक्ट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर असर हुआ है, जाने गई हैं, और पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गया है सिर्फ ये दो लोगों की सनक की वजह से। और मैं तो उम्मीद ये रखूंगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और रीजन की जो कंट्रीज हैं जिनसे इनके रिश्ते अच्छे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, UAE, इनके ऊपर प्रेशर डालें कि आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला बंद करिए और किसी भी तरह से इसको आप डिप्लोमेसी की तरफ लाने की कोशिश करिए इस जंग को। जी। लेकिन बॉबी नकवी साहब, चूंकि आप वेस्ट एशिया में रहे हैं, आप दुबई में इतने अरसे तक रहे हैं, आप आसपास के सारे देशों की जो डिप्लोमेसी है, वहाँ की लीडरशिप है, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, अमेरिका से उनके रिश्ते हैं, सबको आप जानते हैं। अब सवाल उठता है कि जो लीडरशिप है वेस्ट एशिया के 1 दर्जन देशों की, जिनमें से ज्यादातर में अमेरिकी मिलिट्री बेस है, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है, और सबसे बड़ी बात उसमें से 4-5 ऐसे देश हैं जहाँ की चाहे ऑयल फैसिलिटी हो, चाहे गैस फैसिलिटी हो सकता है पानी के इंफ्रा में भी अमेरिकन कंपनियों का मेजर स्टेक है, 22, 30, 35%। अब सवाल उठता है वो सब तो ऐसे, उसमें से ज्यादातर अमेरिका के पिट्ठू हैं भाई। कतर के किंग ने ट्रंप को, मुझे याद है, 400 करोड़ का जहाज भेंट कर दिया था। तो ये देश तो कहीं से ईरान के पक्ष की बात तो करेंगे नहीं,
वो तो वही कर रहे हैं जो अमेरिका के पक्ष की बात है। ईरान को नसीहत दे रहे हैं कि ईरान इस तरह से हमले कर रहा है, या ईरान इस तरह के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को या हमारे गैस या ऑयल फैसिलिटी पर अटैक कर रहा है, बंद करे। लेकिन ईरान पर इतने अटैक हुए, स्कूल पर अटैक हुआ, 165 बच्चियां मारी गई, उस पर कोई बात आती नहीं है। तो यहां तो सीधा लगता है कि वेस्ट एशिया के सारे मुस्लिम इस्लामिक देश एक तरफ है, अमेरिका के साथ अलाइंड है, और ईरान अकेला पड़ा है, बावजूद इसके वो लड़ रहा है। भाई देखिए, आप ईरान की तरफ से ना बोलिए, आप ईरान में जो जाने गई हैं उनके बारे में मत बोलिए। आप ईरान, इजराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया है, अनप्रोवोक्ड अटैक किया है ईरान के ऊपर, उसको आप कंडेम मत करिए, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के बारे में तो बात करिए। इस जंग की वजह से क्या हो रहा है? आज तक 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई है, उसके बाद से क्या हुआ है? उसके बाद से ये हुआ है कि 85% जो रिटेलिएशन, जो ईरान की तरफ से जो मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं, वो गल्फ कंट्रीज पे गिरे हैं। खाली 15% या उससे भी कम वो है इजराइल के ऊपर गिरे हैं। तो नुकसान किसका ज्यादा है? सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर किसका नुकसान हो रहा है? एयरपोर्ट्स किसके बंद हैं? टूरिज्म किसका बंद है? यू नो, एलएनजी गैस फैसिलिटी और ऑयल फैसिलिटी किसका बंद है? किसको नुकसान हो रहा है? सही बात। आप भाई, आप ईरान का साथ मत दीजिए, लेकिन आप अपने हितों के बारे में, अपनी कंट्रीज की पॉपुलेशन के बारे में, या जो आपकी कंट्रीज में जो फॉरेन पॉपुलेशन रहते हैं उनके बारे में, तो उनकी सिक्योरिटी के बारे में तो बोलिए। इस जंग को आप रोकने के लिए क्या क्या कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स मुझे तो अभी तक नहीं दिखाई देते हैं। आखिरी इनकी मीटिंग वही रियाद में हुई थी उस दिन, जिस दिन ईरान ने बहुत तेजी के साथ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया। उसके बाद की जो कम्युनिके तो कोई जो आई है, उसमें कोई ऐसे स्टेप्स मुझे नजर नहीं आते। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप अपनी तो बात करिए। आप इसको कैसे, क्यों डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि इस जंग को अभी फौरन रोकिए? इससे हमारा नुकसान हो रहा है। ईरान को भले ही आप 20-30 साल पीछे पहुंचा दें, लेकिन हम भी पीछे जा रहे हैं। और अगर ये वॉर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इस धमकी से तो ऐसा ही लगता है कि ये वॉर आउट ऑफ कंट्रोल होने का एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो फिर तो ये पूरा रीजन जो है ये 50 साल पीछे चला जाएगा, और इसके साथ ये ग्लोबल इकोनॉमी को भी पूरा ले डूबेगा। तो इसको कौन रोक सकता है? कौन कोशिश कर रहा है इसको रोकने के लिए? अगर कहीं कोशिशें हो भी रही हैं तो हमको नहीं मालूम। हमको तो कुछ ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता, कोई ऐसी चीज सुनाई नहीं देती। ना यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पा रहा है, यू नो। भाई नेटो के नाम के जो अम्ब्रेला है, 32 देश उसके मेंबर हैं, उनमें से सबको तो ट्रंप ने 2 दिन पहले कह दिया कायर हैं, कावर्ड्स हैं, पेपर टाइगर हैं, और उसके बाद सब में सन्नाटा है। यूएन की तो आज क्या स्थिति, क्या हैसियत है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है अमेरिका के सामने। अब सवाल उठता है, जो आपने एक बात आपने कही ना बॉबी नकवी साहब, कि कौन रोक रहा है, कौन रोक सकता है? ये सवाल फिर पूछता हूं, मैं जिससे भी बात करता हूं पूछता हूं, कौन रोक सकता है ट्रंप की सनक को, ट्रंप को? भाई मुझे ये लगता है कि सबसे पहले एक पब्लिक इनिशिएटिव की जरूरत है इन गल्फ कंट्रीज से। हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा कि इस खाड़ी के कुछ बिजनेसमैन, प्रोमिनेंट बिजनेसमैन, जिनका अमेरिका में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे लिखा और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने इस पूरे रीजन को एक आग में झोंक दिया है। तो ये शब्द खाड़ी के देश, जो खाड़ी के मोनार्क्स हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इसको रोकिए? एक पब्लिक स्टैंड तो लेना बहुत जरूरी है भाई। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से जो इसमें इन्फ्लुएंसर प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस है, यूरोपियन यूनियन है, व्लादिमीर पुतिन है, ये लोग बाद में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पहले कोई खड़ा तो होए भाई। आप डोनाल्ड ट्रंप जैसे, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, वो खुद जब वहां का राष्ट्रपति एक पागल आदमी की तरह एक धमकियां दे रहा है, तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी। अब इसमें आखिरी सवाल,
कि जो भी 36-48 घंटे बाद होगा वो पता चलेगा। लेकिन ट्रंप को, जैसे मैं अपने वीडियो में अक्सर बोलता हूँ कि ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मुझे लगता है वो खुद क्या करेंगे उनको खुद नहीं पता होता है कि सोने के पहले क्या करेंगे और उठने के बाद क्या करेंगे। और कई बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 40-50 मिनट की, 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही 5 तरह की बात की। कल के उनका की जो पोस्ट है, एक ही पोस्ट में 4 तरह की बात है। एक तरह कि हमने ईरान को पूरी तरह से फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और अब जंग खत्म कर रहे हैं। और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाकी जो देश हैं अपना तेल लेने के लिए जहां आए और हमारा क्या लेना देना टाइप का। दूसरी तरफ अब उसके बाद सोकर उठते हैं तो फिर कहते हैं हम 48 घंटे का अल्टीमेटम। अब जो भी होगा 36 घंटे बाद पता चलेगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से जितने अखबार हैं, अमेरिकन अखबार, WSJ हो, NYT हो, या वाशिंगटन पोस्ट हो, या ब्रिटेन के अखबार हो, गार्डियन से लेकर फाइनेंशियल टाइम्स, सारे अखबार में लगातार देखता पढ़ता रहता हूं। हर अखबार में क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ज्यादातर ओपिनियन पीस में जिसको प्रो अमेरिका माना जाता है, उन अखबारों में भी ओपिनियन पीस ट्रंप के खिलाफ लिखे जा रहे हैं कि ट्रंप कैच 22 में फंस गए, एंटिसिपेट नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया, उनको अंदाजा नहीं था, और उसके बाद इस लड़ाई में फंस गए। उसके बाद ट्रंप मीडिया को जरूर गाली दे रहे हैं, जैसे NYT को लेकर बहुत एक लंबी पोस्ट लिखी। लेकिन अब सवाल उठता है कि किसी भी तरह से ट्रंप का रुख आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे अखबार, अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं, एग्जिट रूट तलाश रहे हैं, एग्जिट रूट तलाशते तो इतने जो मरीन 5000 मरीन कमांडो और 6 वारशिप की रवानगी की भी खबरें अमेरिकी अखबार में आ रही है। तो अब लास्ट में क्या लग रहा है कि क्या ट्रंप फंस गए हैं तो ये सब धमकी दे के कोई रास्ता खोज रहे हैं, और या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अगले 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने ये जंग चलने वाली है? देखिए, पहली बात जो मैंने जो रीड किया है, इनकी जो डोनाल्ड ट्रंप एक वॉर का चेहरा है, इस लड़ाई का बहुत बड़ा चेहरा है, और इनके वॉर सेक्रेटरी जो हैं पीट हेग्सेथ, जो इनका वॉर का चेहरा है, उसके अलावा बहुत कम लोग ऐसे जो है वो बोलते हैं इस जंग के ऊपर अपना पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं। इंटरेस्टिंग चीज बीच में बोल दो, अच्छा याद दिला, अमेरिकन अखबारों में छप रहा है कि JD वैंस गायब है, वहां के वाइस प्रेसिडेंट 22 दिन से किसी ने देखा नहीं उनको, जो ट्रंप के बाएं दाएं में कहीं न कहीं होते थे। या तो पीट हेग्सेथ एक तरफ और JD एक तरफ, तो JD तो गायब है। जी हाँ। पीट, देखिए इनका जो वॉर सेक्रेटरी, देखिए इस पूरे इनकी पूरे यहाँ जो है एक सेन वॉइसेस की बहुत कमी है। पीट हेग्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बेसिर पैर की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़बोलापन अपना दिखाते हैं और धमकियां देते हैं। इनके पास शुरू से, जब से ये जंग शुरू हुई, इस लड़ाई का कोई एक वैलिड जस्टिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया है। हर 24 घंटे में अपना नैरेटिव बदला है। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर सुबह का नैरेटिव अपना शाम को बदल देते हैं, वो तो बहुत ही निराले हैं। यानी कुल मिला के एक माना जाना चाहिए कि भाई इसमें जो सही सोच वाले लोग वो कहाँ हैं? इनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इनकी इतना डेफिसिट है कि सही सोच वाले लोग हैं ही नहीं? ये पहली बात तो एक ये। दूसरी बात, अगर आप नेतन्याहू की लें तो नेतन्याहू का भी वही पूरा इजराइल में अगर आप पूरा नैरेटिव देखें तो वही नैरेटिव वॉर का रहता है कि हम आज की रात बहुत ज्यादा बम फेंकेंगे, आज की रात हम ईरान को ये कर देंगे, फिर उसके बाद किसी लीडर को मार देते हैं। तो दोनों जो मेन जो क्रिटिकल जो प्लेयर हैं इस पूरी जंग में, दोनों जो है बहुत गैर जिम्मेदाराना उनकी जो लैंग्वेज है और उनके एक्शंस हैं। अब आने वाले 36 घंटों में देखिए क्या होता है। मैं तो यही दुआ करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को सद्बुद्धि आए और उनको ये समझाया जाए कि ये गलती मत करिएगा। इस गलती से आप इस टाइम पूरे रीजन में, खाली गल्फ रीजन में करीब 70 मिलियन की आबादी है, ये पूरा रीजन जो है आग में धधक रहा है, और ये अगर ऐसा कोई आप काम करते हैं तो फिर ये पूरा रीजन बर्बाद हो जाएगा। जी, आखिरी सवाल बॉबी नकवी साहब, क्या आपको लगता है कि ट्रंप की इन धमकियों से डरकर
या जो भी सोचकर ईरान अगले 36 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का ऐलान कर सकता है और जो एक तरह से उसने मोर्चेबंदी तैयारी कर रखी है उससे पीछे हट सकता है? नहीं, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। ईरान ने बात साफ कर दी है। उन्होंने पहली बात ये कही है कि हम ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे से ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे। दूसरी बात जो कही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे मैनेज किया जाए इसके लिए हम नया फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के जो उनकी लैंग्वेज से जो मैं अंदाज़ा लगा पाया हूँ, वो एक आम भाषा में अगर लोगों को बताया जाए तो वो ये कह रहा है टोल कि हम नाका यहाँ बना देंगे वहां पे, एक टोल नाका बनाने जा रहे हैं। पैसे वसूलने शुरू कर दिए हैं। सुना है कि एक जहाज से उन्होंने $2 मिलियन की खबर आई थी। डॉलर लिया है। तो बेसिकली ईरान जो है वहां पे टोल नाका बनाना जा रहा है और इस काम से डोनाल्ड ट्रंप उनको रोक नहीं पाएंगे। यही बात है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है। इसीलिए उन्होंने कल का जो अपना स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें कुछ नहीं चाहिए, जिसका वहां से तेल जाता हो वो अपना निपटे। तो ये बात तो साफ है कि ईरान अपना ब्लॉकेड नहीं हटाएगा। कल मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था अजीत जी कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस टाइम इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इजराइल के ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अब एक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियरली सामने आ गया है और वो ऑब्जेक्टिव ईरान का है कि वो वर्ल्ड की एनर्जी सप्लाईज को कंट्रोल करेगा। ये बात साफ है और इस पे वो कायम रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब। हर वीडियो के आखिर में मैं भी कहता हूं कि हम सब दुआ करेंगे कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि जंग में बारूद, बम, मिसाइलें चलती है, उसके जद में बहुत सारे लोग, बेकसूर लोग आते हैं जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जंग खत्म हो, दुआ करेंगे, लेकिन उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके जहन में क्या चल रहा है वो खुद जाने। इंतजार करेंगे कि 36 घंटे बाद क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।